दोस्तों, अगर आपने पिछले साल का फीफा वर्ल्ड कप देखा है तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि कतर के स्टेडियम में हर जगह हमारा इंडियन यूनिकॉर्न बायजूस के बैनर्स लगे हुए थे। टीवी चैनल्स पर ये नाम बड़े अक्षरों में उभर रहा था और हर न्यूज चैनल्स पर ये खबर चल रही थी कि बायजूस इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया है। आपको बता दें कि इसके लिए कंपनी ने $40 मिलियन यानी कि करीब 330 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे। इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप के विनर लियोनेल मेसी को बायजूस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया, जिसको हर साल ये कंपनी 5 से $7 मिलियन पे करती है। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद बायजूस को चारों तरफ से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस डील के कुछ ही महीने पहले बायजूस अपने कम बजट के चलते अपने 2500 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया था। इसके अलावा कंपनी के सीईओ बाइजू रविंद्रन किसी न किसी कंट्रोवर्सी में घिरे ही रहते हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले यूएस के लेंडर्स ने बायजूस के ऊपर $500 मिलियन छिपाने का आरोप लगाया था। हाल ये हो गया है कि कई बड़े इन्वेस्टर्स अब कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं। साथ ही जिस बायजूस के पास कभी मिलियंस में स्टूडेंट्स हुआ करते थे, आज उसकी क्लासेस खाली जा रही हैं। यहाँ तक कि एम्प्लॉयज भी कंपनी पर जबरदस्ती 12 बजे रात तक काम करने का आरोप लगाते हैं। आज इस कंपनी की वैल्यूएशन भी तेजी से गिरती जा रही है। अक्टूबर 2022 में जहां इसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन थी, वो नवंबर में ड्रॉप होकर $5.97 बिलियन पर आ गई। यानी सिर्फ एक महीने के अंदर इस कंपनी की वैल्यूएशन 70% कम हो गई। पर आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे सिर्फ एक महीने के अंदर इतनी बड़ी कंपनी आसमान से जमीन पर आ गई? और आखिर वो कौन सी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से बायजूस आज बर्बादी के कगार पर खड़ा है? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बायजूस की शुरुआत कब, कैसे और क्यों हुई थी। तो दोस्तों, बायजूस की शुरुआत बाइजू रविंद्रन और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ ने मिलकर की थी। बाइजू रविंद्रन प्रोफेशन से एक इंजीनियर थे और इस कंपनी की शुरुआत से पहले एक रेपुटेटिव पोजीशन पर एम्प्लॉयड थे। बाद में वो कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट करने पर कैट की प्रिपरेशन में उनकी हेल्प करने लगे। इसी सोच के साथ उन्होंने 2011 में थिंक एंड लर्न स्टार्टअप लॉन्च किया, जो बायजूस की पेरेंट कंपनी है। फिर साल 2015 में उन्होंने अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट बायजूस को एज ए लर्निंग ऐप लॉन्च किया, जो उनके पूरे करियर के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। जैसे जैसे स्मार्टफोन और इंटरनेट के यूजर्स बढ़ते चले गए, वैसे वैसे इस ऐप की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट आया कोविड के टाइम। वो ऐसा समय था जब हर कोई अपने घरों में कैद हो चुका था और लोग एजुकेशन के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट थे। ऐसे में बायजूस उनके बच्चों के लिए एक बेस्ट एजुकेशन पार्टनर बनकर सामने आया। जून 2020 में कंपनी $10.5 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ डेकाकॉर्न की लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी थी। उस दौरान इसके कोर्सेज में इतने ज्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल किया कि सितंबर 2020 तक बायजूस के 6.4 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए। और इसी महीने फॉर्च्यून मैगजीन ने ग्लोबल 40 अंडर 40 टेक्नोलॉजी लिस्ट 2020 में बाइजू रविंद्रन को भी शामिल किया था। फिर आया मार्च 2022, जब बायजूस ने $800 मिलियन की फंड रेजिंग की और इसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच गई। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे और इस कंपनी ने इतने रैपिड ग्रोथ को अचीव कैसे किया। आइए एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, सभी इंडियन पेरेंट्स के बीच ये एक कॉमन थॉट होता है कि अगर उनके बच्चे स्मार्टफोन या डेस्कटॉप से इंटरेक्टेड हुए तो वो बिगड़ जाएंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे। एंड इसी मिथ को तोड़ने के लिए बायजूस ने अपना एक वीडियो कैंपेन लॉन्च किया था, जिसका नाम था कम फॉल इन लव विथ लर्निंग। इस कैंपेन ने पेरेंट्स को ये समझाने में मदद की कि टेक्नोलॉजी के मदद से भी एजुकेशन ली जा सकती है। उनका ये कैंपेन काफी सफल रहा और कंपनी की इस स्ट्रेटजी की वजह से पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए इनके कोर्सेज खरीदे, जिसका कंपनी की ग्रोथ पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अब आपने शाहरुख खान का वो टीवी एड तो देखा ही होगा जिसमें वो बायजूस को प्रमोट करते नजर आते हैं। और कमाल की बात ये है कि इस एड को उस समय ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था जब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा था। लाखों लोगों की निगाहें टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी। और उसी दौरान जब शाहरुख खान जैसा सेलिब्रिटी आकर ये कहे कि आपके बच्चे की सफलता केवल बायजूस में है, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज पेरेंट्स के माइंड में हिट तो करेंगे ही। इस एड कैंपेन की खास बात ये थी कि इसमें माता पिता दोनों को ही टारगेट किया गया था, क्योंकि कंपनी को पता था कि हर घर में मदर ही डिसीजन मेकर होती हैं। वहीं फरवरी 2021 में बायजूस आईसीसी का भी ग्लोबल पार्टनर बन गया और 2021 से 2023 तक आईसीसी के सभी इवेंट्स जैसे कि T20 वर्ल्ड कप से लेकर न्यूजीलैंड में होने वाले वीमेन वर्ल्ड कप का बायजूस पार्टनर है। इससे कंपनी को तेजी से पॉपुलैरिटी तो मिली ही, साथ ही ये क्रिकेट लविंग यूथ के बीच एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने में कामयाब हो गई। अब दोस्तों, कुछ समय पहले देश में साउथ वर्सेस नॉर्थ कॉन्फ्लिक्ट बड़े ही जोरों पर था। फिर चाहे बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर डेवलपमेंट और ग्रोथ हो, इस माहौल का फायदा उठाते हुए बायजूस ने भी अपना रीजनल कैंपेन लॉन्च कर दिया,
जहां पहले इसके एड्स सिर्फ हिंदी में थे, वो बाद में महेश बाबू के साथ तेलुगु में एड्स बनाए जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को टारगेट कर रहा था। इसके बाद इस कंपनी ने सुदीप संजीव के साथ कन्नड़ लैंग्वेज में भी एड कैंपेन शुरू किए और इस तरह से एक लिमिटेड एरिया में सीमित न रहकर बायजूस ने देश के कोने कोने में अपनी पहचान बना ली। अब क्रिकेट में अपना नाम बनाने के बाद बायजूस की नजर पड़ी फुटबॉल पर और इसने 24 मार्च 2022 को अनाउंस किया कि ये दुनिया का मोस्ट फेमस स्पोर्ट इवेंट फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने जा रहा है। और इन्हीं सब प्रयासों के चलते अक्टूबर 2022 में इस कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन को टच कर गई। लेकिन ये बबल तब फूटा जब अगले ही महीने प्रोसेस नाम का एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो बायजूस का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, वो इस एडटेक कंपनी को छोड़ दिया और उसने अपने 9.6% शेयर को डाउन साइज करके अराउंड $493 मिलियन पर छोड़ दिया, जिसके चलते सिर्फ एक ही महीने में बायजूस की वैल्यूएशन तकरीबन 5 गुना घटकर $5.97 बिलियन पर आ गई। इसके अलावा फिस्कल ईयर 2021 में बायजूस का टोटल रेवेन्यू था 2428 करोड़ रुपए, वहीं इनके लॉसेस थे 4588 करोड़ रुपए, जिससे साफ है कि कंपनी ₹1 कमाने के पीछे अपने ₹2 बर्न कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक हाई वैल्यूड कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब कैसे हो गई और आखिर इसके सीईओ की किन गलतियों ने आज कंपनी को डेकाकॉन की लिस्ट से बाहर कर दिया। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बायजूस जब इंडिया का लीडिंग टेक कंपनी के रूप में उभर रहा था, तब इसके सीईओ ने अपना पूरा फोकस इसके एक्सपेंशन पर लगाया हुआ था। फॉर एग्जांपल, इन्होंने व्हाइट हैट जूनियर को $300 मिलियन में एक्वायर कर लिया। इसके बाद आकाश इंस्टीट्यूट को $950 मिलियन में। ऐसे ही ग्रेट लर्नर, एपिक, टॉपर, ग्रेडअप, टिंकर, जियोजेब्रा, लेबिन, ऑस्मो, ट्यूटर विस्टा और एड्यूराइट जैसे कई सारी कंपनीज को बायजूस ने एक्वायर कर लिया। अपने ब्रांड को ग्लोबली एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में भी बायजूस फ्यूचर स्कूल की शुरुआत की। साथ ही ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी सैक और मैरीलैंड बेस्ड एजुकेशनल कंसल्टेंट टूयू को एक्वायर करना चाहते हैं, जिस डील की टोटल वैल्यू $2 बिलियन हो सकती है। यानी कुल मिलाकर बायजूस ने अपने एक्सपेंशन को हद से ज्यादा अग्रेसिव रखा है। दोस्तों, जब तक पैंडेमिक का दौर था तब तक बायजूस के लिए सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन जैसे ही कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए और बच्चे स्कूल वापस जाने लगे, तब से बायजूस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बायजूस बिना डाउनटर्न को प्रेडिक्ट किए या बिना अपने लॉसेस को समझे इन्वेस्टर्स से पैसे लेता गया और उस पैसे को महंगे महंगे एड कैंपेन में लगाता गया। हालांकि 2021 में जब उसे 4500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, तो वो कंपनी के लिए एक सिग्नल था कि उन्हें अब एक्सपेंशन की जगह प्रॉफिट को इंक्रीज करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लॉस 2020 के मुकाबले 19 गुना ज्यादा बड़ा था। लेकिन बायजूस ने अपनी एक्सपेंसिव एड कैंपेन या कंपनीज की एक्विजिशन जारी रखी। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद बायजूस का नाम लगातार किसी न किसी स्कैंडल और कंट्रोवर्सी में आना शुरू हो गया, जिसमें सबसे पहले पेरेंट्स की तरफ से ये शिकायत आने लगी कि बायजूस उन पर कोर्सेज खरीदने का दबाव बना रहा है। इनमें से बहुत से पेरेंट्स ऐसे थे जो उनके महंगे कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन बायजूस के एग्जीक्यूटिव का काम बस पेरेंट्स को कन्विंस करना था कि आप किसी भी तरह से उनके कोर्सेज को बाय कर लें। वो इंस्टॉलमेंट प्लान भी ऑफर कर रहे थे, जहां मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता था कि इस प्लान के पीछे उनके साथ कितना बड़ा गेम चल रहा है। असल में बायजूस कई सारे NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टाई अप कर रखा है, जहां कंपनी पर एलिगेशन है कि वो NBFC से आपके नाम पर लोन लेता है और आप जिस अमाउंट को अपने बच्चे की फीस का इंस्टॉलमेंट समझकर हर महीने पे करते हैं, वो असल में उस लोन का EMI है। इसके अलावा NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है। NCPCR चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो का कहना है कि बायजूस बच्चे और उनके पेरेंट्स के फोन नंबर्स खरीदकर उन्हें कॉल करके डराता है कि अगर उन्होंने कोर्स को नहीं खरीदे तो उनके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। कंपनी के ऊपर ये भी एलिगेशन है कि पहले वो 15 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं और उस दौरान वो बच्चों की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं कि वो किस सब्जेक्ट में वीक है, और फिर ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद कंपनी के सेल एग्जीक्यूटिव का पेरेंट्स को कॉल जाता है, जिसमें वो उसके वीकनेस को पॉइंट आउट करके उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। और जाहिर सी बात है कि इसके लिए उनके पास दुनिया का एकमात्र सोल्यूशन है, बायजूस के महंगे कोर्सेज। लेकिन ये सब चीजें जब लोगों के सामने आने लगी और जब कंपनी पर इतने सारे एलिगेशंस लगने लगे, तो पेरेंट्स को समझ आने लगा कि ये सारी चीजें एक स्कैम की तरह है। इस तरह धीरे धीरे इनके स्टूडेंट्स की संख्या कम होती चली गई। वहीं कुछ ही समय पहले इस कंपनी पर फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन का भी आरोप लगा था एंड बायजू रविंद्रन के नाम पर समन भी जारी किए गए थे, लेकिन हमेशा वो ईडी से बचते रहे और कभी भी उनके सामने पेश नहीं हुए। जिसके बाद अप्रैल मंथ में ईडी ने कंपनी में रेड डाल दी और बायजूस के बेंगलुरु ऑफिस से कई कंप्यूटर्स को जब्त कर लिया। इसके अलावा एजेंसी का कहना है कि तलाशी के दौरान उन्होंने कई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डेटा को सीज किया है।
इस एजेंसी ने यह भी रिवील किया था कि कंपनी को 2011 और 2023 के बीच 88,000 करोड़ रुपए का एफडीआई रिसीव हुआ था। साथ ही बायजूस ने भी 9,754 करोड़ रुपए दूसरे देशों में भेजे हैं। अब दोस्तों, ईडी रेड के बाद इस कंपनी की इमेज और भी ज्यादा गिर गई। अब एक तरफ जहां ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स से बड़ा अमाउंट वसूल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बायजूस में काम करने वाले एम्प्लॉइज इंसेंटिव और सपोर्ट के लिए इस कंपनी से गुहार लगा रहे थे। कंपनी के 7 फॉर्मर एम्प्लॉइज का कहना है कि उन्हें वीकली 2 लाख रुपए का सेल टारगेट पूरा करने के लिए कई घंटे तक काम करना पड़ता था, और कई बार तो ऐसा भी होता था कि सुपरवाइजर्स उनको रात के 12 बजे तक काम करने के लिए रोक कर रखते थे। पर जैसे ही बायजूस को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खराब नजर आने लगी, वैसे ही वो अपने एम्प्लॉयज की छटनी करनी शुरू कर देता है। जैसे कि लास्ट ईयर मेसी के साथ डील साइन करने से पहले इसने अपने 2500 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। वैसे ही इस साल के फरवरी महीने में बायजूस ने करीब 1500 एम्प्लॉयज की ले ऑफ की, और जून में फिर से 1000 लोगों को घर का रास्ता दिखा दिया। केवल इतना ही नहीं, यहाँ के टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉइज खुद भी बायजूस को छोड़ दे रहे हैं। साथ ही इन खबरों के वायरल होने के बाद अब कोई भी नया एम्प्लॉइज इस कंपनी में काम करने से डरता है। वहीं बायजूस के कई अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स ने हाल ही में अपनी बोर्ड सीट से रिजाइन दे दिया है। उनका आरोप है कि कंपनी में गवर्नेंस और डायरेक्टर्स की सलाह को नजरअंदाज किया जाता है। इन इन्वेस्टर्स में एक वेंचर कैपिटल फर्म पीक एक्सवी और मार्क जकरबर्ग की फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शैन जकरबर्ग इनिशिएटिव भी शामिल थी। इसके अलावा बायजूस कई तरह के लीगल ट्रबल्स भी फेस कर रहा है, जो न सिर्फ इंडिया में फाइल किए गए बल्कि फॉरेन लेंडर्स भी इस पर कई तरह के धोखाधड़ी का इल्जाम लगा चुके हैं। लेंडर्स का कहना है कि बायजूस के पास लोन अमाउंट को चुकाने के लिए पैसे तो हैं, लेकिन वो उनसे $500,000 कैश को छुपा रहा है, और इस चीज के चलते अमेरिका में बायजू रविंद्रन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इस साल बायजूस के ऑडिटर डेलॉयट ने भी कंपनी से इस्तीफा दे दिया। इन्हीं संकटों के बीच अब ऐसा लग रहा कि बायजूस के हाथ से उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आकाश भी फिसलता जा रहा, क्योंकि जून में खबर आई थी कि अपनी खराब फाइनेंशियल हेल्थ से जूझ रही बायजूस ने आकाश के 70% स्टेक्स में से 20% बेचने का प्लान बना लिया है, और इसके लिए सही इन्वेस्टर्स की तलाश की जा रही है। दोस्तों, एक ऐसा समय था जब इस कंपनी के पास इतने ज्यादा फंड्स थे कि वो लगातार नई कंपनीज को खरीद कर अपना एक्सपेंशन किए ही जा रही थी। लेकिन आज हालत इतनी खराब है कि अब उन कंपनीज को बेचने के लिए बायर्स ढूंढे जा रहे हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर्स कंपनी छोड़ रहे, लेंडर्स ने केस फाइल कर दिया, और तो और क्लासेस भी खाली पड़ी हैं। कुल मिलाकर देखें तो बायजूस एक बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहा है। इस पूरे मामले पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सब का रीजन इनएक्सपीरियंस्ड फाउंडर है, क्योंकि बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करना है रविंद्रन को ये तो आता है, लेकिन लॉसेस कम करने के लिए कैसे और क्या प्लान करना है इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं। इसके अलावा एक और चीज जो बायजूस के डाउनफॉल का रीजन बनी, वो थी इनकी एक्सपेंसिव फीस, जो 26,000 से शुरू होकर 1 लाख तक चली जाती है। ऐसे में बहुत से पेरेंट्स तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और अगर किसी ने 1 साल का कोर्स परचेज भी कर लिया तो वो उसे लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। साथ ही हाई कंपटीशन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस फेलियर, ये सब ऐसे रीजंस हैं जिनका कंपनी के फेलियर में बड़ा रोल रहा है। ऐसे में ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या बायजूस वापस से डेकाकॉन की लिस्ट में अपनी पोजीशन बना पाएगा या नहीं, और क्या ये कंपनी फिर से अपने इन्वेस्टर्स और अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत पाएगी या नहीं। वैसे इसके बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह अगर आप इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल स्कैम के बारे में जानना चाहते हैं, जिसने लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद कर दी, तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।